तो चलिए जी अब बात करते हैं हम हेजिंग की। थोड़ी सी थ्योरी है स्टार्टिंग में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसे। क्या होता है हेजिंग? हेजिंग मीन्स टू टेक प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल रिस्क। प्रोटेक्शन जैसे हम लेते हैं ना स्कूटर का या कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाद में भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा दुर्घटना घट जाती है तो हमें क्लेम मिल जाता है उससे। तो हेजिंग मीन्स टू टेक प्रोटेक्शन। हेजिंग में भी प्रोटेक्शन ही लेते हैं हम, किसके? कोई रिस्क के अगेंस्ट में, कोई अनसर्टेनिटी है इसलिए तो हम इसको हेज करवा रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। Ind AS 9 डील्स विद hedging ऑन सर्टेन आइटम्स, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लाइबिलिटीज ओनली। अब Ind AS 109 जो है वो हर चीज़ की हेजिंग की बात नहीं करता, हर चीज़ की प्रोटेक्शन की बात नहीं करता। वो कोई सर्टेन आइटम्स है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे अगर आप हेज करते हैं तो यहाँ कवर्ड होगी। तो इन आइटम को आप क्या कहते हैं? एलिजिबल आइटम्स। हेजिंग फॉर अदर देन एलिजिबल आइटम इज नॉट कवर्ड इन 109। अभी हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल आइटम जो है उन्हीं के लिए ही आप यहाँ पर बात करेंगे, उनके अलावा और कुछ है तो वो आपका यहाँ कवर नहीं होगा। आगे क्या बात करते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। हेजिंग इज मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क बाय डेजिग्नेटिंग सर्टेन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या कहना चाहता है? मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क बाय डेजिग्नेटिंग। डेजिग्नेटिंग मतलब होता है बताना, बताना या डॉक्यूमेंट करना। आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस पे हेज किया है, नहीं बताओगे तो वो सट्टा मान लिया जाएगा। आपको डे 1 पे ही बताना पड़ेगा कि इसको आपने हेजिंग के लिए लिया हुआ है। अगर ये नहीं बताओगे तो लास्ट में ऑडिटर पूछेगा आपसे कि भाई ये क्या कर रखा है, आपने सट्टा वट्टा लगाते हो, फॉरवर्ड ले रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं ये तो हमने हेजिंग के लिए लिया हुआ है। हेजिंग के लिए लिया हुआ है तो पहले दिन ही डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, उसको डेजिग्नेट करना जरूरी है कि ये जो आइटम है ये हेजिंग आइटम है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप हेज कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? फॉरवर्ड से कर सकते हो, फ्यूचर से, ऑप्शन से, IRS से, करेंसी कॉन्ट्रैक्ट से। इनके थ्रू आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, इनके थ्रू आप हेज कर सकते हो। लेकिन बात ये आती है कि इनके थ्रू आप हेजिंग करोगे, इनके थ्रू आप प्रोटेक्शन लोगे, लेकिन प्रोटेक्शन किस पे लोगे? कुछ एलिजिबल आइटम्स होने चाहिए। एलिजिबल आइटम्स क्या क्या हैं? वो ये जिसको आप हेज आइटम्स कहते हो। क्या क्या हो सकती है? रिकॉग्नाइज्ड एसेट एंड लायबिलिटीज, जो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है चीज़ें, उनकी बात कर रहे हैं। फर्म कमिटमेंट्स, कमिटमेंट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाइंडिंग है आप पे कि आप आगे चल के, आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आगे चल के आप ये चीज़ खरीदोगे। आगे क्या कहता है? हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, बट हाँ पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि आप फ्यूचर में चल के वो काम करोगे ही। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि ये मशीन है जो आपका एसेट साइड में शो हो रही होती है। फर्म कमिटमेंट मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आप फ्यूचर में जाके वो करोगे ही, तो मशीन जो है वो फ्यूचर में लोगे, मशीन लेने का कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है आपने। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस, मशीन लेने की संभावना, प्रोबेबल होता है संभावना, तो ये बहुत ही हाई संभावना है कि आप फ्यूचर में जाके वो चीज़ खरीदोगे। तो ये 3 आइटम है, इसको आप एलिजिबल आइटम कहते हो। और इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो इनके थ्रू इसको आप हेज करवाते हो। इसका मतलब हम फॉरवर्ड लेते हैं, फ्यूचर लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, IRS लेते हैं, करेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और डे 1 पर ही इसको डेजिग्नेट कर देते हैं। डेजिग्नेट मतलब डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि ये बेसिकली इनकी सुरक्षा के लिए लिया हुआ है, जो हेज आइटम है इनकी सुरक्षा के लिए लिया हुआ है। तो क्या होता है? तो इंडिया सेज कि ये ऐसा होना चाहिए कि इनका नुकसान इनके फायदे के साथ सेट ऑफ हो जाए, इनका नुकसान जो है वो इनके फायदे के साथ सेट ऑफ हो जाए। क्या लिखा था डेफिनेशन में? मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क बाय डेजिग्नेटिंग सर्टेन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग मतलब डॉक्यूमेंट करना, बताना। सर्टेन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने अगर फॉरवर्ड लिया, फ्यूचर लिया, ऑप्शन लिया, IRS लिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने हेजिंग के लिए लिया। डे 1 पर इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आगे कहता है इन सच अ वे दैट गेन और लॉस ऑन हेज आइटम। हेज्ड आइटम देख लिया कौन कौन सी हेज आइटम है। गेन एंड लॉस, इन पे गेन एंड लॉस, गेन एंड लॉस ऑन हेज्ड आइटम आर सेट ऑफ होली और पार्शली विद लॉस और गेन ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। इनका जो गेन या लॉस है वो सेट ऑफ हो जाए इनके या गेन और लॉस से। सिंपल सी चीज़ थी ये, दोबारा देखते हैं। इन सच अ वे दैट गेन और लॉस ऑन हेज आइटम आर सेट ऑफ होली और पार्शली विद गेन और लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हेजिंग करी किस लिए आपने? कि अगर इसका लॉस होगा तो ये कवर कर लेगा, तो वही तो वो बोल रहे हैं, सेट ऑफ हो जाए आपस में। आगे देखते हैं क्या है। तो हेज अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव अकाउंटिंग अलग होती है, हेज अकाउंटिंग अलग होती है। यहाँ पर हेज अकाउंटिंग अगर लगाओगे तो आप फेयर वैल्यू हेज के थ्रू लगा सकते हो, कैश फ्लो हेज के थ्रू भी लगा सकते हो। आगे बात करते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। अब ये वाली बात ना बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है? टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग अगर आपको लगानी है, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो आप हेज अकाउंटिंग लगा सकते हो। पहली चीज़ एलिजिबल आइटम होनी चाहिए। कौन कौन सी थी? ये वाली 3 आइटम थी हेज्ड आइटम।
तो ये तीनों में से कोई होगा तो चलेगा। आगे कहता है डॉक्यूमेंटेशन शुड एग्जिस्ट एट इंसेप्शन। अरे इंसेप्शन मतलब डे 1 पर ही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर आपने नहीं बोल रखा ना कि हेजिंग के लिए लिया हुआ हमने फॉरवर्ड, जो है फॉरवर्ड लिया हमने हेजिंग के लिए लिया, तो वो नहीं माना जाएगा आपका हेजिंग के लिए। तो साफ साफ ऑडिटर बोल देगा नहीं ये तो सट्टे के लिए ले रखा है, आपने फॉरवर्ड खरीद रखा है। आगे कहता है ये दो चीज़ें तो चलो समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हेजिंग, हेज शुड बी इफेक्टिव। अब इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ से समझेंगे इसको। तो हमने 3 कंडीशन देखी थी कि अब हेज अकाउंटिंग कब कब लगा सकते हो। एक था कि एलिजिबल आइटम पे लगाना है आपको, दूसरी चीज़ थी इंसेप्शन पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होना चाहिए, और तीसरी चीज़ थी कि हेजिंग जो है वो अफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब अफेक्टिव हेज होना चाहिए। अब अफेक्टिव हेज को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए देखते हैं क्या है। अब एक हल्दीराम है भुजिया वाला, अब वो क्या करता है, वो छोले भटूरे बनाता है, बट उसको टेंशन ये है कि यार ये जो ऑयल यूज़ करता हूँ मैं, इसका जो प्राइस है वो बाद में चल के बढ़ने वाला है, बट छोले भटूरे तो उतने के बिकेंगे जितने के हैं। अब हेज अकाउंटिंग लगाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन थी, जिसमें से पहली कंडीशन थी कि ये एलिजिबल आइटम पे होना चाहिए। तो क्या ये एलिजिबल आइटम है? तो ये हल्दीराम भुजिया वाले का स्टॉक क्या है, घी। अब इसको टेंशन किस चीज़ की है, घी के प्राइस को लेकर के बाद में चल के बढ़ने वाला है, इसलिए इसकी चिंतित है। अब पहली बात आती है कि यार क्या ये एलिजिबल आइटम है? बिल्कुल ये एलिजिबल आइटम है। क्या ये एसेट में आपका स्टॉक शो होता है? बिल्कुल शो होता है, तो ये एलिजिबल आइटम है। वो एलिजिबल आइटम की जो हमने बात करी है, हेज्ड आइटम, तीनों में से कोई भी चीज़ में आ जाए तो वो एलिजिबल आइटम कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने क्या करा, इसने फॉरवर्ड कर लिया, इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का? टू बाय घी एट फिक्स प्राइसेस। फॉरवर्ड करा है इसने कि आप ये फ्यूचर में जो है घी खरीदेगा, एक फिक्स प्राइस पे घी खरीदेगा, तो ये फॉरवर्ड ले रखा है इसने। तो बात आती है क्या ये हेज इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, फॉरवर्ड ले रखा है, हेज इंस्ट्रूमेंट है, बट हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसमें लिखा था कि डॉक्यूमेंटेशन शुड एग्जिस्ट। इसने हेज इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉरवर्ड ले रखा है, बट ये बोल रहा है हेज इंस्ट्रूमेंट है और इसने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, एंड ही सेइंग कि इसने हेजिंग के लिए लिया है इसको। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, और पहले भी सेटिस्फाई होगी, एलिजिबल आइटम है। अब तीसरे की जो हमने बात अभी तक नहीं करी वो था कि अफेक्टिव हेज होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बढ़वा देता हूँ यहाँ से कि अफेक्टिव हेज क्या होता है। अफेक्टिव हेज मीन्स इकोनॉमिक रिलेशन शुड एग्जिस्ट बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट। Such hedge can be perfect hedge if basis risk is zero. It means hedge item and hedge instrument have full relationship. इसका मतलब पहले समझते हैं। अब ये जो स्टॉक है इसका घी, ये ना घी यूज़ करता है, राम घी यूज़ करता है, और इसने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना ये भी राम घी पे ही लिया है। ये घी यूज़ कौन सा करता है? राम घी यूज़ करता है, और इसने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया ये भी राम घी पे लिया है। तो जब ये बंदा राम घी यूज़ करता है और इसने फॉरवर्ड भी राम घी पे ही लिया, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट हैज है। परफेक्ट हैज मतलब 100% मैच है। इसमें राम घी यूज़ करता है और फॉरवर्ड भी राम घी पे लिया, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें 100% मैच कर रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे? परफेक्ट हैज। तो परफेक्ट हैज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हैज अकाउंटिंग लगा सकते हो। बट बात आती है कि राम घी यूज़ करता है और इसने देसी घी या शाम घी या किसी और चीज़ पर अगर इसने यहाँ पर फॉरवर्ड लिए तो क्या होगा? तो आपको चेक करना पड़ेगा ये जो राम घी और शाम घी का प्राइस है इकोनॉमिकली मूव एक जैसा करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल राम घी का प्राइस जो है वो 10 रुपये बढ़ता है तो शाम घी का प्राइस जो है वो 1 रुपया बढ़ता है। राम घी का प्राइस जो है वो 20 रुपये बढ़ता है तो शाम घी का प्राइस जो है वो 2 रुपये बढ़ता है। यहाँ पर भी इनका मैच हो सकता है। वहाँ तो परफेक्ट हैज था, 100% मैच हो रहा था, बट इस केस में भी ये मैच हो सकता है जस्ट बिकॉज देयर इज सम रिलेशनशिप। बट इसके लिए ना कंपनी को अपने पास एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि इतना मैच हो रहा है ना तो हमारे लिए ये ठीक है, मतलब हमारे लिए विद इन लिमिट्स है। मान लो कंपनी ने 60% रखा हुआ है कि 60% भी अगर ये मैच हो रहा है तो चलेगा। अगर ये 60% या 60% से ज़्यादा मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करना है आपको? इकोनॉमिक रिलेशन चेक करना है कि एक जैसे 20 बढ़ रहा है तो दूसरा 2 बढ़ रहा है, तो इसमें इकोनॉमिक रिलेशन तो है, 100% नहीं है लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन तो है। अगर वो इकोनॉमिक रिलेशन जो है विद इन अवर लिमिट्स है तो आप इसको इम्परफेक्ट हैज बोलते हैं और यहाँ पर आप हैज अकाउंटिंग लगा सकते हैं। तो क्या समझ आता है कि इकोनॉमिक रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है बट ये 100% मैच नहीं करेगा। 100% मैच नहीं करेगा चलेगा, ठीक है, कितना परसेंट मैच कर रहा है? 60% इकोनॉमिक रिलेशनशिप है मान लेते हैं। अगर ये 60% हमारी लिमिट्स है, ये अब सब्जेक्टिव मैटर है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि लिमिट कितनी उसने लगा रखी है। अगर ये विद इन लिमिट है इसको आप क्या होगे? इम्परफेक्ट हैज, और आप हैज अकाउंटिंग लगा सकते हो। बट अगर कंपनी बोल दे कि ये तो 60% मैच कर रहा है, हमारी लिमिट है 90% की, 90% मैच करना चाहिए एटलीस्ट, तो मैं बोलूँगा कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप। अगर कंपनी की लिमिट से नीचे आई है तो आप कहेंगे कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि घी और बटर में क्या रिलेशनशिप है। अब घी का प्राइस बढ़ेगा तो बटर का प्राइस बढ़ेगा क्या? परफेक्ट हैज कब होता है आपका? परफेक्ट हैज तब होता है जब आप एक चीज़ का प्राइस 10 रुपये बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ का भी प्राइस 10 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 100% मैच हो रहा है, कोई इसमें गैप ही नहीं है।
100% इनमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। अब लेकिन एक की चीज़ एक का प्राइस 10 रुपये बढ़ रहा है, दूसरी का 1 रुपये बढ़ रहा है, तो आप क्या होगा कि इसमें रिलेशनशिप तो है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो है, बट 100% नहीं है। अगर 100% नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी की लिमिट्स कितनी है। कंपनी की लिमिट है 60%, अगर 60% से ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्या होगा इम्परफेक्ट है और आप यहाँ पर हैज अकाउंटिंग लगा सकते हो। लेकिन अगर कंपनी की लिमिट है 90% और 90% से कम है तो आप क्या होगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी। तो क्या समझा हमने कि हम राम घी कंज्यूम करते हैं और हमने शाम घी पे सट्टा लगा रखा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बेसिस रिस्क देखना पड़ेगा। बेसिस रिस्क यहाँ पर है लेकिन ज़्यादा नहीं है, विद इन लिमिट्स है। अगर विद इन लिमिट्स है तो आप इसको क्या होगा इम्परफेक्ट है और यहाँ पर आप हैज अकाउंटिंग लगा सकते हो। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि राम घी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो शाम घी का भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। राम घी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो शाम घी का प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है। बट राम घी का प्राइस अगर 10 रुपये बढ़ रहा है तो शाम घी का प्राइस 1 रुपये बढ़ रहा है। दैट मीन्स एक रिलेशनशिप है, बट ये 100% मैच नहीं करेगा। इसमें कुछ रिस्क है, कुछ गैप है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट हेज। एंड इफ देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड देन नो अफेक्टिव हेज एंड नो हेज अकाउंटिंग। सिंपल सी चीज़ थी। आइए इसको अब थ्योरी को वापस पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या कहता था? अफेक्टिव हेज मीन्स इकोनॉमिक रिलेशन शुड एग्जिस्ट बिटवीन हेज आइटम। इकोनॉमिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। अब क्या आता है परफेक्ट हेज? क्या होता है? सच हेज कैन बी परफेक्ट हेज इफ बेसिस रिस्क जीरो। बेसिस रिस्क जीरो है, मतलब रिस्क है ही नहीं आपका, 100% मैच कर रहा है तो रिस्क है ही नहीं इसमें, तो इट मीन्स हेज आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट है फुल रिलेशनशिप, मतलब 100% रिलेशनशिप। आगे कहता है इफ सच रिलेशन इज नॉट 100% दैट इज बेसिस रिस्क इज मोर देन जीरो, मतलब दोनों में कुछ गैप है बट विद इन परमिसिबल लिमिट्स देन इट इज इम्परफेक्ट हेज। हेयर आल्सो हैज अकाउंटिंग कैन बी अलाउड। यहाँ पर भी आप हैज अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हो। बट अगर रिलेशनशिप ही नहीं है तो क्या करोगे? इफ सच रिलेशनशिप इज नॉट 100% दैट इज बेसिस रिस्क इज मोर देन परमिसिबल लिमिट। रिस्क जो है वो जीरो से ज़्यादा है। रिस्क तो है बट हम जितना रिस्क कवर कर सकते हैं उतने तक की है। लिमिट एक जो थी हमारी वहीं तक ही है रिस्क वाला। यहाँ क्या कह रहा है? बेसिस रिस्क इज मोर देन परमिसिबल लिमिट। जितना हम परमिट कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही रिस्क हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें आप नहीं लगा सकते। आगे कहता है देन हैज अकाउंटिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमने कहा था कि अफेक्टिव हैज होना चाहिए, अफेक्टिव हैज तो है नहीं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नहीं लगाओगे हैज अकाउंटिंग। इन सच केसेस हैज अकाउंटिंग इज नॉट अप्लाइड, दीज आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अफेक्टिवनेस की बात करी कि अफेक्टिव हैज नहीं है तो आप हैज अकाउंटिंग नहीं लगा सकते। इसमें दो चीज़ें हो रहे हैं, अगर एलिजिबल आइटम नहीं है तो भी आप डेरिवेटिव अकाउंटिंग बोलोगे, और अगर इंसेप्शन पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा तो भी आप इसको डेरिवेटिव अकाउंटिंग बोलोगे। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप हैज अकाउंटिंग लगाते हो। एक बात आती है कि यार इसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन पे अगर क्वेश्चन ही साइलेंट हो, क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि डॉक्यूमेंटेशन एट द इंसेप्शन है या नहीं, तो आप इसमें आप एजम्पशन ले लोगे कि हाँ स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो अब इसमें येस की एजम्पशन लोगे कि येस डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट। अब एक पॉइंट हमारा बचा था यहाँ पर कि हैज अकाउंटिंग अप्लाइड अब कैसे कैसे हो सकती है? फेयर वैल्यू हैज होता है और एक कैश फ्लो हैज होता है। तो हम इसी चीज़ को अब यहाँ से देख लेते हैं। क्या होता है कि आपकी मशीनरी है 10 लाख रुपए की और आपको इस पर रिस्क लगता है कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो सकती है फ्यूचर में, तो हम मशीनरी की फेयर वैल्यू को हैज कर लेते हैं। तो हम जब मशीनरी की फेयर वैल्यू को हैज कर लेते हैं इसको आप क्या कहते हो? फेयर वैल्यू हैज। और दूसरी चीज़ डेटर्स हैं रिसीवेबल आपके 3 लाख रुपए के। अब आपको रिस्क क्या है कि कैश फ्लो हो सकता है कि पैसा ना मिले इसका, ये कैश फ्लो है आपका, और ये कैश फ्लो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ना मिले। तो आप इसको जब हैज करते हो आप बोलते हो कैश फ्लो हैज। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है यहाँ भी तो आपको पैसा मिलना है, डेटर से पैसा मिलना, ये भी तो फेयर वैल्यू है, तो इस केस में आप इसमें फेयर वैल्यू हैज भी लगा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि फेयर वैल्यू हैज कैसे लगाते हैं और कैश फ्लो हैज कैसे लगाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। वी नीड टू डू अकाउंटिंग एज पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी। अब डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा कंपनी का। कंपनी बताएगी कि इस पे कैश फ्लो हैज लगाना है या फेयर वैल्यू हैज लगाना है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप सिर्फ फेयर वैल्यू हैज लगा सकते हो, कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप कैश फ्लो हैज लगा सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जिस पे दोनों ही लगा सकते हो। ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये तो कंपनी बताएगी कि हमें कैश फ्लो हैज लगाना है या फेयर वैल्यू हैज लगाना है। बाकी कैश फ्लो हैज लगाओ या फेयर वैल्यू हैज लगाओ, दोनों की रिपोर्टिंग में फ़र्क है। नेट रिजल्ट तो सेम ही रहेगा बट रिपोर्टिंग में दोनों की फ़र्क है। तो यही समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको हेजिंग की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज थ्योरी पढ़ी हमने, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।